Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel, welcome to the lecture number 12 for 4 level economic lecture series। तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जो पेपर है आपका MCQ बेस्ड और पेपर ईयर 24 का, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंटेंट मैंने अपनी कुछ वीडियोस में कवर करवाया है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ MCQs हैं वो मैं डिस्कस करूंगी आज के वीडियो में। और साथ साथ बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आपको ये बताना है कि अगर जो भी क्वेश्चन है और उसको आपने किस तरह, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ डेफिनेशन पूछी हुई है तो आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए। अगर ग्राफ की शिफ्टिंग है तो वो आप किस तरह उसको देखेंगे, मतलब वो सिंपल क्वेश्चन होता है तो उसको कैसे आपने एडजस्टमेंट्स करनी है उस क्वेश्चंस में, या आपको क्या एक आइडिया, बेसिक आइडिया हो तो आप MCQs कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज उसमें हम उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, जैसा ये पहला आपका MCQ है कि विच इकोनॉमिक क्वेश्चन इज लीस्ट लाइकली टू अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ स्कैसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अगर इसका मतलब पता होना चाहिए स्कैसिटी का मतलब क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं। मैं पहले भी वीडियोस में, मैं अपनी वीडियोस में कुछ ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं पहले भी, कि आपके पास अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उसकी वजह से कि जो हम कहते हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो स्कैसिटी उसको हम कहते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है। जिसमें हम कहेंगे कि फॉर हुम विल प्रोड्यूस, हाउ विल वी प्रोड्यूस, व्हाट वी विल प्रोड्यूस। अच्छा, इसमें वो पूछें कि लीस्ट लाइकली, कि बहुत कम है, कि अगर स्कैसिटी की वजह से यानी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें से कौन सी होगी। ऑफ कोर्स व्हेन वी विल प्रोड्यूस, क्योंकि पे हुम है, हाउ, व्हाट, ये वाली आएंगी, लेकिन जो लीस्ट होगी उसमें व्हेन वी विल प्रोड्यूस। वो इसी तरह साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी कर दूँगी। तो चलें, जो ये पेपर हम डिस्कस करें हैं दैट इज़ ऑफ 25, लेकिन बीच में उसकी तरह के और भी MCQs आती हैं जो हम कुछ पहले भी डिस्कस किए थे। लेकिन अगर आपको ये बेसिक उसका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली अगर आपको उसका डेफिनेशन के तौर पे भी पूछा हो कि उसका मतलब क्या है, तो वो भी अगर आपको स्कैसिटी का पता होगा तो आप उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सिंपल, इफ़ यू नो द डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इफ़ यू नो व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आप उसको, क्योंकि जिस तरह हम पहले डिस्कस हो चुका है कि हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी, the cost to the individual when they consume a good, the lack of goods and services available to satisfy unlimited wants, or the next best alternative foregone when making an economic decision। यानी अगर आपको छोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं opportunity cost। अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपको छोड़ नहीं कर रहे, ठीक है, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर लीविंग समथिंग, तो उसको हम ये कहते हैं कि जो भी आप वो करें वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह आगे लेके जाएं। PPC भी हम डिस्कस कर चुके हुए थे। द डायग्राम शोज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी दैट प्रोड्यूसेस टू गुड्स, विच पॉइंट शोज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ग्रेटेस्ट डिफरेंट पॉइंट्स उन्होंने आपको दे दिए। डी पॉइंट तो आपके पास विद इन उसमें लाई कर रहा है। जब भी हम PPC के ऊपर होते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर आप A से B पे मूव कर रही हैं, अगर आप गुड X ले रही है तो व्हाट यू हैव टू लीव गुड Y। सो फॉर प्रोड्यूसिंग गुड X, the opportunity cost is that you are leaving, you are not producing good Y। तो हाईएस्ट किस पॉइंट पर है ऑफ फॉर गेटिंग वन मोर यूनिट ऑफ फोर्स X, C की पॉइंट के ऊपर। Y क्योंकि C पॉइंट के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि आप वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि Y को आप Y नहीं प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पे आप ज़्यादा Y को छोड़ रहे हैं टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ गुड X। अच्छा, a period of bad weather leads to failure of the rice crop. What is the effect on the market for rice? देखिए, बैड वेदर की वजह से अगर आपकी फेलियर हो गया तो आपकी सप्लाई जो है वो नहीं होगी। तो अगर आप सप्लाई नहीं कर सकेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिमांड है दैट वुड बी ग्रेटर देन द सप्लाई। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जब आपके पास डिमांड ग्रेटर है सप्लाई से, तो उसको हम कहते हैं कि आपके पास शॉर्टेज है। और शॉर्टेज जब भी होगी, ठीक है, व्हेन एवर देयर इज शॉर्टेज, डिमांड इज़ ग्रेटर, तो वो लीड कर जाएगी आपकी प्राइस हाइक में। जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो या डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, तो आपके पास प्राइसेस हाइक कर जाएंगी। तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ राइस एंड अ राइज इन इस प्राइस। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये हम डिफरेंट डायग्रामेटिकली भी हम ग्राफ भी हम देख चुके हैं पहले पिछले उसमें। तो आपने हर उसको पहले सेंस करना है कि वो आपसे कह क्या रही हैं, कौन सा फैक्टर और किस चीज़ को वो चेंज कर रहे हैं। अब ये आ गया, द डायग्राम शोज अ चेंज इन डिमांड फॉर कॉफ़ी।
देखिए मैं आपको ये लॉ जो है बहुत दफ़ा बहुत मेरी वीडियोस में एक्सप्लेन हो चुका है डिफरेंट सिचुएशन में कि प्राइस इंक्रीज़ करें तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ करती है एंड दिस एंड वाइस वर्सा एंड दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लेकिन और इस जब ये हम लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जो शिफ्टिंग होती है कर्व की वो अदर फैक्टर्स की वजह से होती है, वो प्राइस की वजह से नहीं होती है। सो दिस इज़ बेसिकली अगर हम इसको देखें, अगर मैं कहूँ कि प्राइस डिक्रीज़ हो रही है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ है तो ये एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इनको हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की तरह वो करेंगे यूज़। और वैसे जो भी शिफ्ट होगा वो आपके अदर फैक्टर्स की वजह से आपका शिफ्ट होगा, तो वो आपका यहाँ पे अब शिफ्ट शो हो रहा है। द डायग्राम शोज अ चेंज इन द डिमांड फॉर कॉफ़ी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कोई अदर फैक्टर की वजह से ही होगा। व्हाट वुड कॉज द डिमांड फॉर चेंज फ्रॉम D1 टू D2, ठीक है। D1 ये D2, यानी आपका वो ये पूछें कि आपकी डिमांड इंक्रीज़ क्यों हो रही है। अ गुड कॉफ़ी हार्वेस्ट, अ राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ड्रिंक्स। अब कॉफ़ी हार्वेस्ट हो गया या राइज इन द वेजेस ऑफ कॉफ़ी वर्कर्स, ये आपकी सप्लाई से रिलेटेड है। अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर टी, अगर आपके पास सक्सेसफुल कोई भी ऐसी जो है वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होगी टी के लिए, तो उसकी टी की डिमांड जो है वो उसमें वो इफ़ेक्ट होगी। अच्छा, अ राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ड्रिंक, अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपकी प्राइस जो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी तो लोग किस पे शिफ्ट नहीं। फॉर इंस्टेंस अगर हम कह देते हैं कि टी जो है वो कैन बी यूज इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफ़ी, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द अदर गुड्स। अगर प्राइस टी की इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे आपकी कॉफ़ी पे, क्योंकि इसकी प्राइस तो कुछ नहीं हुआ लेकिन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन द प्राइस कुछ जो आपके कंज्यूमर्स होंगे वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल अ राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ड्रिंक्स जो इसमें से हम डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह द टेबल शोज द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइसेस गिवन है, सप्लाई गिवन है। यू नो दैट प्राइस व्हेनेवर देयर इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस द सप्लाई विल इंक्रीज। और ये जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हम देख लेते हैं। इफ़ द प्राइस चेंजेस फ्रॉम $12 to $14 व्हाट विल बी द चेंज इन सप्लाई, ठीक है। आप 12 to 14 अगर मूव कर रही हैं तो उसकी वजह से वो आपसे सिंपल चीज़ें पूछें। देखिए सबसे पहले आपको खुद पता होना चाहिए 12 to 14 है तो आपके पास ये सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 200 माइनस 160 यानी 40 यूनिट्स इंक्रीज़ हो रही है। और जो ये इंक्रीज़ है जो प्राइस की वजह से हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे, ठीक है। जिस तरह हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमेशा ड्यू टू प्राइस एंड नॉट बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स। तो सिंपली सप्लाई विल एक्सटेंड बाय 40 यूनिट्स एंड देयर विल बी अ मूवमेंट अप अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। वाई अप, क्योंकि जब भी आपके पास सप्लाई का पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी सप्लाई ये ले रहे हैं, प्राइस ये ले रहे हैं, तो व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस तो ये जो मूवमेंट डायरेक्शन शो हो रही है मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व, तो सप्लाई विल एक्सटेंड बाय 40 यूनिट्स एंड देयर विल बी अ मूवमेंट अप अलोंग द सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये इससे आपने सिंपली इसको आंसर कर दिया। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है which changes would move the equilibrium in the diagram from point x to point z। अच्छा, अब आपके पास पॉइंट x ये है और हम ये कह रहे हैं कि पॉइंट x से पॉइंट z पे मूव करना हो तो आप क्या करें, कौन से ये डिफरेंट उन्होंने दे दिए कि डिमांड की मतलब शिफ्ट होंगे तो कैसे होंगे। डिक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन सप्लाई और डिफरेंट। आप खैर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने इस पॉइंट पे जाना है तो फोर्स आपकी जो सप्लाई है वो शिफ्ट करेगी, यानी आपकी सप्लाई जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड डिमांड आपकी फॉरवर्ड में मूव करनी चाहिए, तब आप इधर मूव कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई आप देख सकते हैं बैकवर्ड में डिक्रीज़ है। तो विद द डिक्रीज़ इन द सप्लाई एंड इंक्रीज़ इन द डिमांड, तो आप देख लें आपको इन इंक्रीज़ इन डिमांड एंड विद द डिक्रीज़ इन सप्लाई। तो डायरेक्टली पढ़ने से भी बेहतर है कि आपको खुद ही डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपने उसमें सॉल्व कर लें कि कैसे आपके पास आप किस तरह उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। आपको पता है शिफ्ट्स कैसे होते हैं कर्व में, तो वो बस आप करके देख के उसमें देख सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द प्राइस ऑफ शर्ट राइजेस फ्रॉम $8 to $10, ठीक है, ये आपकी प्राइस चेंज हुई है। द डिमांड फॉर शर्ट्स फॉल्स फ्रॉम 1000 to 500। व्हाट इज़ द वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप इसको अगर सॉल्व नहीं भी करेंगे तो आपको देखकर भी पता चल जाएगा कि प्राइस का जो आप राइस देख सकते हैं दैट इज़ वेरी स्मॉल 8 to 10,
और अगर आप परसेंटेज में भी देखें, वो जो एक फार्मूला जो हम लोग जिस तरह फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं कितने 10 - 8 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, तो वहाँ से भी आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। लेकिन इसको आपको देख कर ही पता चल रहा है कि अगर आप ये देख लें 1000 to 500, तो डिमांड जो है, प्राइस चेंज हुई है लेकिन डिमांड का जो चेंज है वो ज़्यादा है। सो इट इज़ बेसिकली ग्रेटर देन 1। लास्ट में government intends to build a new international airport in an area of outstanding natural beauty. What would be an external cost of this decision? The cost of importing construction materials, the enjoyment lost by those unable to use the countryside, the increase। सारी बातें जो अगर आप एक एक्सटर्नल कॉस्ट देखें तो वो यही है कि अगर हम ये देखें कि जो द इनकम एंड प्रॉफिट्स फॉर द लोकल बिजनेसेस, द वेजेस पेज टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो एक्सटर्नल कॉस्ट है वो ये द एंजॉयमेंट लॉस बाय दोज अनेबल टू यूज़ द कंट्री साइड। तो ये आपके पास एक एक्सटर्नल कॉस्ट है। एक तो आपकी कॉस्ट है जो वैसे ही आ रही हैं, जो आपने जो भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको जो भी वेजेस देनी है, जो पे करनी है, जो चीज़ें करनी है, वो सारी आपकी कॉस्ट हैं। लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट इस डिसीजन की जो दूसरों को अफेक्ट कर रही है, दैट इज़ बेसिकली द बी पार्ट। तो देख सकते हैं हम कि जिस इसी तरह सिंपल आपने रह के कॉन्सेप्ट पे रह के बड़ी इजीली आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट और चीज़ें क्लियर हों तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यू से जो पेपर में आए हुए थे और जिसको इस वीडियो में हमने किया है, तो वही बेसिकली आपको जो मैं हर वीडियो में भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करती हूँ कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो बहुत इजी है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उसमें आपकी क्यों सही बात है कि जब हम दूसरे पेपर पे जाते हैं जिसमें आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा उसमें आपको पता होनी चाहिए चीज़, उसको हैंडल कैसे करने का। कोई आपको टेक्स्ट मिला हुआ है तो आप कैसे उससे रेफर करेंगे, कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे। एमसीक्यू में तो ऑफकोर्स दिस इज जस्ट यू डोंट हैव टू राइट इट योरसेल्फ, यू जस्ट हैव टू पिक आउट द राइट आंसर। तो उसको करने के लिए जो है आपका अगर कॉन्सेप्ट और चीज़ें सही होंगी तो बहुत आराम से आप डिराइव कर लेते। जैसे अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी डिमांड में कि डिमांड शिफ्ट हो रहा है, तो आपको पता है राइट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड है, तो आप उसको बहुत अच्छी सही से सॉल्व कर सकते हैं। वो जिस तरह भी आ जाए, एक दफ़ा आपको एक बेसिक चीज़ पता चल गई है तो उसके बाद तो वो जिस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आपको एक चीज़ पता है, उसकी सेंस पता है, तो वो कुछ किसी भी एंगल से पूछ लें, वो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है कुछ और कंटेंट और इसी तरह कुछ पास पेपर्स के जो है क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो या कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट।